अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। और हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, सीईओज से मिलवाने के साथ साथ उनके बिजनेस से रेलिवेंट बहुत सारे सवालात जो आप सोचते होंगे कि हम किस तरह से इनसे पूछ सकते हैं या फिर इनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो किस तरह से सुन सकते हैं, वो सब हम आपको अपने इस शो में सुनवाते हैं। और आज जो हमारे साथ यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, ही इज़ इनटू फर्नीचर बिजनेस। अगर फर्नीचर बिजनेस की बात की जाए तो पाकिस्तान, एशिया, अगर इसकी बात की जाए, यहाँ की जो लकड़ी है इतनी बेहतरीन होती है कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी की जाती है। और उसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो फर्नीचर की मेकिंग है दैट इज़ वेरी यूनिक। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज भी हैं। बहुत से ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो इस बिज़नेस में आना चाहते होंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते होंगे कि इस बिज़नेस में आने से पहले आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो इन पे अप्लाई करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप आज के प्रोग्राम में देखेंगे। आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ अली हसन मौजूद हैं जो कि सीईओ हैं प्रोफाइन के। अस्सलाम वालेकुम एंड वही वार्म वेलकम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। हम बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं पाकिस्तान में जब हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं दैट दे हैव एस्टैब्लिश अ वेरी वेल डिफाइंड बिजनेसेस। और अगर प्रोफाइन की बात करें तो अली, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपने इसका आइडिया आपके जहन में कब आया एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड ऑफ एक्चुअली? एक्चुअली ये मेरे फोर फादर्स से बिज़नेस स्टार्ट था इंडिया से, 1867 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। तो मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो वुड कार्विंग का काम करते थे। तो उधर से फिर मेरे दादा से ये लेगेसी चली, लेकिन मेरे दादा ने फर्नीचर में ही बिज़नेस कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें उन्होंने रेंटेड फर्नीचर वो देते थे। उस टाइम जो स्टूडेंट हॉस्टल्स होते थे पाकिस्तान में, वो उनको सप्लाई देते थे। फिर मेरे फादर ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की 1980s में। उसके बाद हमारा जो मेरे फादर क्योंकि अकेले थे, उनका इतना बिज़नेस जो है ना वो उनका ओल्ड मेथड, ओल्ड स्टाइल बिज़नेस था, दुकानदारी टाइप। तो उसके बाद मैंने 2012 में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, लेकिन मैं साथ साथ बिज़नेस में इंटरेस्ट बहुत लेता था। अच्छा। मैंने तकरीबन 18 इयर्स की एज से मैंने शुरू कर दिया था इनपुट देना अपने कॉलेज स्कूल से आए तो थोड़ा दिन 2 घंटे 3 घंटे पार्ट टाइम कुछ देख लिया, कुछ काम कर लिया, कुछ इस तरीके से मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये जो बिज़नेस में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन इसको उस तरीके से किया नहीं जा रहा। तो फिर मैंने 2011 से ही अपनी जो मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, मैंने बिज़नेस में फुल इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी। अच्छा। उसके बाद वहाँ से चल हम तकरीबन 14 साल हो गए। तो ये ब्रांड मैंने 2011 में ही इस्टेब्लिश। अच्छा, यानी कि आपने जो फोर फादर्स का एक कह लें कि एक पेटेंट बिजनेस था, उसकी आपने प्रॉपर ब्रांडिंग की खुद आकर, उसको इस्टेब्लिश किया, उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अच्छा, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, वैसे पाकिस्तान की जो लकड़ी है, एशिया में जो लकड़ी बनती है वो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि चाइना है तो वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है 2024 का फर्नीचर बिजनेस में। पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल है अगर हम फर्नीचर के बिजनेस को एक्सपोर्ट की तरफ लेकर जाए ज़्यादा से ज़्यादा? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में 4% फॉरेस्ट होते थे। अच्छा। अब वो 1.5% रह गए, जो लेटेस्ट फिगर है। अब 1.5% फॉरेस्ट्री में आप कैसे अपना फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं? दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। आपको पता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन हुई, उसकी वजह से वेदर में कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। आप देखें कुछ मुल्क हैं जैसे मलेशिया है, वहाँ तकरीबन 23-25% फॉरेस्ट है। यूएस कनाडा में 33% फॉरेस्ट है। तो दे आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग देयर वुड। जो आप ओक वुड, ऐश वुड आजकल आप देख रहे हैं कि घरों में नज़र आ रही है। तो हमारी लकड़ी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो किस तरह से आप क्या समझते हैं कि ये तो हमें पता है डिफॉरेस्टेशन इज़ एन इशू जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं, और फर्नीचर के बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली डेफिनेटली ऑब्वियसली अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे तो वो तो बहुत महंगा फर्नीचर होता जाएगा। तो किस तरह से हम यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं कि इससे यहाँ पर भी फॉरेस्ट्रेशन हो और जो दरख्त हैं वो ज़्यादा लगाया जाए? व्हाट वुड बी द पॉलिसीज? अब हो रहा है कि जो वुड है ना उसको कम से कम यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि एक तो वुड की कॉस्ट और उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो बड़ी रेयर हो चुकी है।
तो उसके लिए जो जितना सब्स्टिट्यूट वुड होती है ना, जैसे बोर्ड होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर होता है, पार्टिकल बोर्ड, उसको बनाया जा रहा है। उसमें से फर्नीचर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। अच्छा। या वो वुड जो जल्दी ग्रो हो जाती है, जैसे रबर वुड होती है, वो चाइना में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, या मलेशिया, इंडोनेशिया। तो ये चीज़ें सब्स्टिट्यूट्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि फर्नीचर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और बैलेंस किया जाए, और इवन एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाए। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन ऑब्वियसली फर्नीचर के बगैर तो कोई भी घर खूबसूरत भी नहीं लग सकता। लेकिन पाकिस्तान के अगर क्राफ्ट की बात की जाए, यहाँ के क्राफ्ट्स अभी भी बहुत यूनिक हैं। चाहे आप किसी भी सूबे की बात करें, हर जगह का एक पैटर्न स्टाइल होता है कि सिंध की अलग होंगी, बलूचिस्तान के अलग, पंजाब के अलग, हर सूबे की एक अलग क्राफ्ट स्टाइल होता है। कौन सा क्राफ्ट स्टाइल जितने भी आपके कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं? क्राफ्ट जो है ना, वो एक्चुअली एक तो वो महंगा भी बहुत हो चुका है, और वो एक ना आपका एक घर सेटअप है ना, तो घर में आपके ड्राइंग रूम में वो ले सकते हैं आप, क्योंकि आपने अपने जो गेस्ट है उनकी प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है कि यार वो एक अच्छा माहौल में बैठे हैं और बड़ा उन्हें फील हो, बड़ा लग्जरी रॉयल फील हो। तो वो ड्राइंग रूम तक तो वो रह गया। हाँ। तो बाकी जितना आपका लिविंग रूम, बेडरूम, वो सारा ना जब यंग जनरेशन है वो बार बार चेंज भी चाहती है। एग्जैक्टली। अब वो जो कार्विंग वाला जो पुराना फर्नीचर होता है ना, वो 10-10 साल 15-15 साल ना लॉन्ग लास्टिंग चल जाते हैं, क्योंकि वो क्लासिकल डिजाइन है। तो अब यंग जनरेशन चाहती है कि 2 साल बाद कीप ऑन चेंजिंग। तो उन्हें ये देखना होता है कि यार ये सस्ता भी हो, इतना कॉस्ट अफोर्डेबल भी रहे, और हम उसको चेंज भी करते रहें बाय दैट टाइम, ताकि अपने लुक्स घर की चेंज करते रहें। अच्छा, अगर पाकिस्तान में फर्नीचर बिजनेस की बात की जाए, तो जब आपने ऑब्वियसली एक शॉप से अगर आपने एक ब्रांड बनाया है, तो आपको कौन से स्टेप्स लेने पड़े? और अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और उनको इंटरेस्ट है फर्नीचर बिजनेस में, सो व्हाट वुड बी द की पॉइंट्स जो आप उनको गाइड करना चाहेंगे? अच्छा, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, वो सिर्फ 60,000 रुपीज़ से किया था। एंड इट वाज, ऐसा नहीं है कि वो पीछे मेरे बाप दादा के पैसा था, ये सब था। हाँ बिल्कुल, हम मुझे एक फाउंडेशन ज़रूर मिली कि इस बिजनेस, ये एक बिजनेस है, पहचान चल गई ना कि लकड़ी की क्या पहचान है, फर्नीचर क्या है बेसिकली। बिल्कुल। उसके बाद 60,000 रुपये मेरी मदर ने मुझे दिए थे। वहाँ से मैंने ना अपने काम को शुरू में ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग करते करते फिर अचानक से हुआ ये कि एक लेटर आता है, एक एनवेलप के अंदर वो यूनाइटेड नेशन से एक मुझे टेंडर के लिए रिक्वेस्ट आई। और वो इतना बड़ा टेंडर था कि मुझे ये था कि ये मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मैंने पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता मैं, मतलब इतना बड़ा टेंडर। लेकिन फिर मैंने सोचा यार स्टैंड अप करने में क्या, आप कोट कर दें, देखते हैं क्या बनता है। तो वो मुझे ना कुछ पार्ट उसमें से ना अवार्ड हो गया। इवन के फॉरेन बाहर से कुछ डेलीगेशन भी आया, उन्होंने सारा कुछ देखा। सही। वो मेरा एक पहला फर्स्ट प्रॉफिट था जो मुझे 17 लाख रुपीस का मिला था। वाओ। उधर से मुझे पोस्ट मिला। जब आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 थी सिर्फ। 60,000 थी, उससे मैंने 17 लाख रुपए जनरेट किया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड आई थिंक इसके पीछे आपकी मोटिवेशन एंड डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करती है, क्योंकि जब हम कोई भी काम मुश्किल कर रहे होते हैं उस वक्त हमें लगता है कि शायद इससे मुश्किल काम कोई नहीं है, लेकिन जब एक बार कर लेते हैं तब हमें लगता है कि इतना कोई मुश्किल नहीं था। बट वही स्टेप आई थिंक हर इंसान को लेने पड़ते हैं लाइफ में। कभी प्रोफाइल को बनाते हुए या बनाने के बाद कभी कोई ऐसे क्राइसिस आए हो जब आपने सोचा हो कि यू नीड टू गिव अप, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया, बट नाउ यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट? एक्चुअली वो बहुत दफ़ा आए हैं, और वो टाइम गुजरा भी है और अच्छा टाइम भी आया है। देखिए बिजनेस साइकिल में ना अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, और एक एवरेज एंटरप्रेन्योर की लाइफ में ये 5 दफ़ा आता है। और वो 5 दफ़ा अगर मिनिमम अगर वो हो गया, गुजर गया, तो ही ऑन द अदर साइड, गुड ट्रैक। हाँ, तो बहुत दफ़ा है, बहुत बार है। एक कोई ऐसा पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें ताकि लोग आपकी स्टोरी से इंस्पायर हो सकें? मेरे पास एक टाइम आया था जब हमारे मुल्क में जब पॉलिटिकल चेंज आता है ना, एकदम टर्मोइल आता है, उसकी वजह से, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, मैं गवर्नमेंट के साथ बहुत काम करता हुआ। अच्छा। तो वो जब एकदम टर्मोइल आया ना, तो मेरी सारी पेमेंट्स जो है ना वो स्टक हो गई, और वो एक साल तक, 1.5 साल तक कुछ पेमेंट्स हमारी भी गई, ख़त्म भी हो गई। वो एक बड़ा मेरे पास था, बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम था कि मैं उसमें बिल्कुल फंस चुका था कि अब मुझे लग रहा था कि अब सब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह की तरफ से वो टाइम भी गुजर गया, और वो एक झटके में गुजर गया, और वो आगे द नेक्स्ट आपकी नीयत अच्छी हो, आपके साथ सपोर्ट
लोगों का हो, आपके स्टेक होल्डर्स का, तो सब कुछ जो है ना चीज़ें अच्छी होती है, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। बिल्कुल, इट्स ट्रू। अच्छा, कोई ऐसे टैक्सेस सर्टेन जो कि फर्नीचर बिजनेस में लागू होते हैं इस वक्त 2024 की अगर बात की जाए तो? अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल सेल्स टैक्स में भी एक 1% इंक्रीज किया था, वैसे नॉर्मली ड्यूटीज में भी 16 था, अभी 17 किया, अब 18 कर दिया है, अब 18 है। ओके। और उन्होंने भी होल्डिंग टैक्स भी 1% कंपनीज का इंक्रीज कर दिया है। तो लेकिन ये जो इम्पैक्ट छोटे छोटे हैं ना, ये बहुत बड़ा आगे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो ये 1% भी डेफिनेटली बहुत महंगा कर देता है Definitely आपके बहुत। फर्नीचर को। तो जो आपके फर्नीचर की कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है टैक्सेस के वजह से। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली बढ़ती है, और वो जाहिर है कस्टमर को पास ऑन करनी पड़ती है। तो क्या आप गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से या किसी अथॉरिटी से आप बात करते हैं, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो भी फर्नीचर मार्केटिंग या फिर जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, क्या उनकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो वो प्रेजेंट करना चाहिए, या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कहने की कोई ऐसी अमेंडमेंट जो कि आनी चाहिए, तो वो कोई है? लेकिन गवर्नमेंट ने वही करना होता है जो उन्होंने करना होता है, वो बिठा तो लेते हैं सबको, सुन भी लेते हैं, हाँ। लेकिन उनका अपना एक्सटर्नल प्रेशर इतना होता है कि वो नहीं सुनते, इन्हें करना तो इस सिचुएशन में एंटरप्रेन्योर को या बिजनेस पर्सन को क्या करना चाहिए? देखें, बिजनेसमैन को कभी किसी चीज़ से ना एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो कोई आएगा या कोई गवर्नमेंट क्योंकि उसके वो साथ होता कुछ है, करेगी, वो सब कुछ आपने खुद करना है। इवन देखें, मेरी फैक्ट्री में बिजली नहीं आती, लेट से लोड शेडिंग होती है, तो मुझे अपने लिए जनरेटर का इंतज़ाम करना पड़ता है, पानी का इशू, हर चीज़ का जो मतलब खुद देखना पड़ता है। जब सब कुछ खुद करना है ना, तो फिर इफ़ यू मेक एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ सकते। ट्रू, तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, प्रोफाइन को आप बाकी जो मार्केट ब्रांड्स हैं जो कि बड़े नाम हैं उनसे किस तरह से अलग डिफाइन कर सकते हैं कि जो एक प्रोफाइन की स्पेशलिटी हो? हमारी क्वालिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी और इनोवेटिव डिज़ाइन, ये तीनों का कम्बिनेशन है। इस कम्बिनेशन की वजह से हम बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, यानी कि अफोर्डेबल भी है, बट अफोर्डेबल भी है। लोगों की ये थॉट होती है कि अगर हम किसी फर्नीचर के ब्रांड पर जाएंगे तो वो बहुत वो एक्सपेंसिव expensive होगा, होगा। लेकिन ये अफोर्डेबल है। तो हमने अफोर्डेबल इसको इसलिए इस तरीके से किया है, अपनी प्रोडक्शन को फ्लेक्सिबल करके, कि जब हम वॉल्यूम में काम करते हैं ना, तो हमें कॉस्ट कम आती है, तो वो हम कस्टमर को भी पास ऑन करते हैं, और हमारा जो हम अपने मार्जिन में से भी शेयर करते हैं कि कस्टमर को एक्सपेंसिव ना लगे। अच्छा, अगर 2024 की बात की जाए, और वैसे भी शादियों के अलावा भी लोग आजकल अपने बेडरूम्स के फर्नीचर बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। एक बेडरूम का पैटर्न फर्नीचर 2024 में कितने रुपए का पड़ता है किसी भी इंसान को? ये एक एवरेज जो रेट्स हैं। लेकिन वो स्टिल आप डिपेंड करता है कि आप बाइंग पावर, आपको क्या, आपकी क्या चॉइस है। इट्स लाइक समथिंग कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज अगर लेना चाहती हैं तो क्या कॉस्ट आती है उसकी? तकरीबन 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। अच्छा, एक डिसेंट बेडरूम। क्या फर्नीचर होता है? बेड, ड्रेसिंग, साइड टेबल्स और कॉफ़ी टेबल, एक Okay. इजी चेयर, यही, और एक टीवी यूनिट आ जाता है सामने। कॉस्ट जस्ट 230 एवरेज। 250 तक ये 250 to 30, स्टार्टिंग। it's तो okay. उसको आप I think मिलियन that's तक भी ले fair जाएं। enough. I think that's fair enough, क्योंकि अगर आप कहीं लोकल मार्केट्स में भी जाते हैं तब भी आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और अगर आपको ब्रांड से 2.5 लाख की कोई चीज़ मिल रही है और उसकी ऑब्वियसली आपकी कोई एफिकेसी होगी, लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी देयर, हमें पता होगा कि कम से कम हम आकर क्लेम तो कर सकते हैं। आफ्टर सेल्स है, क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, सबसे बड़ी ये ट्रस्ट है। अच्छा, आप लकड़ी कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं? देखें, एक हम यूज़ करते हैं पाइन वुड भी यूज़ करते हैं, ओक वुड भी यूज़ करते हैं, महागनी भी करते हैं, लोकल अकेशिया वुड करते हैं, शीशम वुड करते हैं। Okay. जो लोकल वुड है वो तो लोकल सोर्सेज से मिल जाती है। ठीक है। इंपोर्टेड वुड हम डिफरेंट, यहाँ जो इंपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनसे लेते हैं। वो यूएस, कनाडा, इन मुल्कों से ये सारी वुड जो है ना सोर्स होती है। अच्छा, अगर सिर्फ मैं फर्नीचर मार्केट की बात करूं और अगर इसमें ज़्यादा बेहतरी आती है, ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं और इसकी एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो जाती है विद एनी वुड मीडियम, तो क्या पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट करने की एक वजह बन सकती है फर्नीचर बिजनेस? फर्नीचर ना पाकिस्तान से बहुत मुश्किल एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जिस मुल्क में रॉ मटेरियल ही नहीं है तो वो कैसे एक्सपोर्ट हो। सही। एक हद तक तो कोई किसी की निश आप किसी की पकड़ लें, जैसे कुछ यहाँ ब्रांड्स हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बेचते हैं, जो वहाँ रहते हैं वो यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा फॉर्मल चैनल नहीं है कि पाकिस्तान जिस तरीके से टेक्सटाइल है
और वो चीज़ें जिस तरीके से एक्सपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में ये पॉसिबल पाकिस्तान में और वो just not कंपेटिटिव ही नहीं है प्राइस। चाइना और बड़े मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव हैं, उनकी टेक्नोलॉजी advanced बिजली भी हाँ सस्ता भी दे रहे हैं। इवन उनकी कॉस्ट उन्हें कम पड़ती है। बिजली यहाँ आपको देखें कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है बिजली कि फिजिबिलिटी नहीं रही बिजनेस को सस्टेन करने की। अब तो ये सिचुएशन हो गई है। ओके, सो दैट्स समथिंग जो बहुत हो गया। अच्छा, लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी दैट इफ़ यू हैव एनी मैसेज फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट एनी बिजनेस, या फिर आप अपनी स्टोरी से रिलेवेंट कोई भी मैसेज देना चाहेंगे, फर्नीचर के बिजनेस से रिलेवेंट कोई भी मैसेज देना चाहेंगे, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। लोगों यंग जनरेशन के लिए यही है कि जब कोई भी आपके माइंड में आइडिया आता है ना, तो वो आइडिया तक चीज़ महदूद नहीं होती, उसको एग्जीक्यूशन करना ही एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और लोगों में ना बच्चों अब नए जो यंग जनरेशन में पेशेंस नहीं रही किसी भी चीज़ की। तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आप किसी अपने स्टार्टअप या लेट्स से आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ बिल्कुल। करना चाहते हैं, तो आप उस पर लगे रहें। जब 1-2 साल गुजरेंगे ना, जब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा, आपको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट It's the है key. बिजनेस को चलाने में। और सबसे बड़ी बात है कि रिस्क एडवर्स आपको होना चाहिए कि रिस्क आप ले सकें। ट्रू, दैट्स ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन, आप हमारे शो पर आए और आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की हैं। आई होप इसको सुनने वाले लोग बहुत कुछ सीखें भी, जाने भी, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करने का भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर आने का। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी और आपसे हम मज़ीद टॉपिक्स पर भी बात करेंगे फर्नीचर से ही रेलेवेंट। लेकिन आज के शो का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बट इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग गेस्ट। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे तमाम तर पेजेस को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स भी शेयर करें, ताकि आपका जो फीडबैक है वो हम तक ज़रूर पहुंचे। और आपके फीडबैक के थ्रू हम ना सिर्फ मोटिवेट होते हैं, बल्कि हम अपने शोज़ को मज़ीद बेहतर भी बनाते हैं और मुख्तलिफ CEOs और उनके इश्यूज़ से मुतल्लिक जो भी बात है, जो भी बिज़नेस से रेलेवेंट इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। आज की इस नशिस्त से अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। आपका और हम सबका अल्लाह हामी और नासिर।